बिहार में हमने जो रिसर्च किया, क्या वो केवल अपने लिए, क्या वो केवल स्टूडेंट के लिए, कि पूरी बिहार वासियों के लिए? हमने पूरे बिहार को चुना। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, who provided me fund more than crore of rupees, and we have purchased different machine to measure the different type of pollutants, which is still in running condition in Mahabir Cancer Sansthan. As I was head of research in Mahabir Cancer Sansthan for 7 years, so I established research center there. और अब हम ये बता दें कि जो हमें मिला था प्रोजेक्ट, उसी के अंतर्गत पूरे बिहार में हमें ये देखना था कि आखिर यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे पॉल्यूट हो चुका, इसमें क्या क्या चीजों की मात्रा ज्यादा है। तो पोल्यूशन तो कई तरह का है, मगर मेन आज के लिए हमने केवल आर्सेनिक चुना, और ऑर्गेनोक्लोरीन माने जो छिड़काव होता है उसके लिए इंडोसल्फान चुना। तो इससे दोनों चीजों से, एक तो छिड़काव का मात्रा ज्यादा और एक आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा। तो आर्सेनिक तो बहुत ज्यादा छिड़काव में यूज नहीं होता है, मगर हमारा बिहार की गंगा नदी जो है उसमें कोसी, सप्तकोसी सारी नदियां आके पहाड़ी नदियां मिलती हैं। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से आर्सेनिक डिग्रेड होता है धीरे धीरे पर्वत से, और गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसकी वजह से भी आर्सेनिक की मात्रा बहुत हाई हो गई। हम जब सबसे पहले अपने डॉक्टर टीम, टेक्नीशियन को सबको लेकर के पूरे बिहार के अलग अलग सूबे में निकले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकले, तो वहां हमने क्या पाया कि पहले, सबसे पहले हम 28 पॉन्ड्स वाज देयर, जहां की आज एम्स खड़ा है, वहां 28 पोखर था, उसमें हम रिसर्च करते थे। ICAR का प्रोजेक्ट था, ये था 99 की बात, जब हमारी CM गई थी उस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट करने के लिए। तो हम इसलिए उसका जिक्र कर रहे हैं कि उस समय उस 28 पॉन्ड्स में कोई मरी मछलियां नहीं दिखती थी, कोई बीमार मछलियां नहीं पाई जाती थी। मगर जब हम डॉक्टर महावीर उस बात से पानी मरी हुई और ऊपर दिख रही, इसका मतलब कि मछली बेचारी उस जहरीले पानी में मर गई। पानी तो आर्सेनिक का मात्रा मिलते ही हम लोगों ने सॉइल को भी टेस्ट किया, मछली को भी ले आए। तो मछली के भी मसल्स में, क्योंकि मछली तो मर गई थी, तो ब्लड नहीं, मसल्स में, और क्योंकि मसल्स ही ना हम लोग खाते हैं मछली का, तो उसमें आर्सेनिक का टेस्ट किए, सॉइल का टेस्ट किए, पानी का टेस्ट किए। उस समय महावीर कैंसर संस्थान में हम लोग का 55 लाख का मशीन नहीं था, तो हम लोग CDRI लखनऊ भेजे, बड़ा कॉस्टली था, बड़ा नाप जो के किट से नापते थे और तब भेजते थे, 3-3 हजार पर सैंपल लगता था। कहने का मतलब कि बड़ी कठिनाई से ये रिसर्च हुआ, बट थैंकफुल टू DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने ये बहुत बड़ा मशीन दिया, जो कि
महावीर कैंसर के पास अभी भी है, और उसमें आस पास के जितने लोग थे वो वॉलंटियर किए कि अगर आप लोग इस बीमारी को समझ, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि जो पेशेंट हमारे यहाँ ऑपरेट कराते हैं तो उस पेशेंट का टिश्यू लेकर के हम लोग आर्सेनिक का मेजरमेंट करेंगे, प्लस जो वॉलंटियर ब्लड देते थे उनके ब्लड में आर्सेनिक का हम लोग मेजरमेंट किए, असेसमेंट किए, तो क्या पाए कि उस तरफ के गंगा के किनारे किनारे के लोगों में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा, पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा, और कुछ ब्रेस्ट कैंसर की महिलाएं थी जो कि दौड़ के आई कि हमको भी ले चलिए। उनके ब्लड में आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज्यादा, और बेचारी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो वो उनको हम लोग एडवाइस दिए, डॉक्टर का टीम एडवाइस दिया और उनका ऑपरेशन हुआ। तब वो गिल्टी से हम लोग को आर्सेनिक का मात्रा तो 400 पीपीबी निकला, जबकि WHO के हिसाब से 10 पीपीबी इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो बहुत अफसोस और दया की बात है कि हमारे पेशेंट लोग जो आते हैं दूर दूर से, वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से उनको कैंसर हो रहा है। There are several reasons, many factors for cancer, but I can assure you, arsenic accumulation in water, in drinking water, and in fruits, in rice, these are the main sources of arsenic, and we are taking all these things every day. When we collected the data of breast cancer, you can see here, I just see the color. It is very high in Patna. So breast cancer is very, very high in Patna because of the two reasons. One is arsenic, then Gangetic zone also contain lot of endosulfan, and third is Patna people, they think that they are like metro city. आप जो बच्चों को सुंदर सुंदर टिफिन डिब्बा में देती है, उसका इनर कोटिंग रहता है आर्सेनिक से लिपटा हुआ। जो कोक बच्चे टीन में पीते हैं उसमें आर्सेनिक रखा रहता है, चिप लटपटाया रहता है, प्लस पानी तो हम लोग पी ही रहे हैं, बहुत डीप बोरिंग वाला पानी। डेफिनेटली सब घर में तो उतना डीप नहीं है, लोग कुआं से, तालाब से भी लोग पीते हैं, क्योंकि हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं। सो आई हैव डिवाइडेड द होल बिहार इन टू रीजन, one Gangetic region, the other is non-Gangetic region. So the patient, the people who are coming from Gangetic region, they shows high percentage of cancer level. और साथ में जब उनका हम टिश्यू और ब्लड में आर्सेनिक लेवल देखते हैं तो वो भी शूट अप किया हुआ रहता है। तो इससे हम लोग बिल्कुल जोड़ सकते हैं, we can correlate that arsenic is one of the main cause of cancer. इसके बाद सर्विक्स कैंसर भी औरतों में बहुत ज्यादा है, जो कि करीब करीब यहाँ आप देख सकती हैं कि ये 40 एज के बाद 50 में
50 एज में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर भी ये 40 और 50 के एज में सबसे ज्यादा हुआ। तो ये सब बात और परसेंटेज बताने के लिए फिर कभी हम लोग मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हम लेडीज को ये भी जानना चाहिए कि हमारे घर में जो पुरुष है उनको भी प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं 50 इयर्स के बाद ही। 60 और 70 इयर्स के बीच में उन लोग का इंसिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो जब हम लोग पूरा परसेंटेज निकाले गैंगेटिक एंड नॉन गैंगेटिक जोन में, तो गैंगेटिक जोन में जो पेशेंट आए उसमें 68% गैंगेटिक जोन वाले कैंसर से पीड़ित रहते हैं, 38% नॉन गैंगेटिक जोन के पेशेंट रहते हैं। तो ये सब बीमारियां ये एनवायरमेंट के चलते भी हो रही है, और थायराइड के चलते तो कैंसर हो ही रहा है, और एंडोसल्फान के चलते क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो गड़बड़ हो रहा है, जिससे कि हमारी बच्ची लोग 10 से 13 के उम्र में भी माँ बन जाती हैं, क्योंकि उनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि एंडोसल्फान एक्ट एज जीनो एस्ट्रोजन, ये फॉल्स एस्ट्रोजन ऐसा काम करता है। ये बीबीसी न्यूज में भी आया था। तो ये वाटर इनसॉल्युबल है एंडोसल्फान, ये तो भूमि में जितना आ चुका, सॉइल में जितना आ चुका, अब वो हटने वाला नहीं है। आर्सेनिक भी जितना बढ़ चुका, ये पथराव के चलते हमारे हिमालय पहाड़ के तरफ से आ रहा है, उधर उत्तराखंड से भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग डाउन स्ट्रीम में हैं। तो पटना में, बक्सर में बहुत ज्यादा था। बक्सर, आरा में आप लोग को सुन के बहुत ताज्जुब होगा, हम खुद अपने डॉक्टर टीम के साथ आरा गए थे, और ओझा पट्टी में, आरा के ओझा पट्टी में 20 बच्चे ब्लाइंड पैदा हुए थे, क्योंकि वहाँ आर्सेनिक और एंडोसल्फान की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा थी, और वहाँ गांव का गांव खाली करवाया गया था। वहाँ ये यूनिसेफ की भी टीम गई थी, और बहुत बुरा था, बहुत दर्दनीय था हालत। जो लेडीज सबको सबसे बात किए, उन लोग का अबॉर्शन, उन लोग का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, और ब्रेस्ट कैंसर की महिलाएं तो ओझापट्टी बक्सर में भरी पड़ी हैं, और लीवर कैंसर भी बहुत कॉमन हो चुका। तो ये सारा जांच हमने महावीर कैंसर हॉस्पिटल में किया, और अभी एसएस हॉस्पिटल में, जहाँ की हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जितने गंगा पार के पेशेंट आते हैं और पटना के पेशेंट हैं, तो पटना के पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर सबसे हाई, नेक्स्ट टू पटना मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, मधुबनी, मोतिहारी, भागलपुर। एक और ताज्जुब की बात है, पहले तो हमारा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी नहीं कभी बताया कि सुपौल इज आर्सेनिक जोन। हमारा टीम पहले गया, और 2014 में, 14-15 में, तो हम लोग पाए मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ऑल्दो दिस इज गंगेटिक जोन नहीं है, ये कोसी जोन का बेल्ट है, और कोसी जो है नेपाल में सप्त कोसी कहलाती है, जो आके इंडिया में 7 नदियां मिल जाती हैं और कोसी कहलाती हैं, जो सुपौल मधेपुरा से होते हुए गंगा जी में जुड़ती हैं। तो सुपौल में आर्सेनिक का पीपीबी बहुत हाई, हमारा पेपर भी है इसमें। इसी के साथ साथ, जैसा कि अंकिता जी ने बता दिया कि हमारा
हमारे पेशेंट में सर्विक्स का इंसिडेंस कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इतना हाई निकला कि जो वेस्ट बंगाल में लिवर कैंसर का पहले हल्ला हुआ था, करीब करीब उसके बराबर ही हो चुका। हमने इसको लास वेगास कॉन्फ्रेंस में, जो टॉक्सिकोलॉजी का कॉन्फ्रेंस था सैन फ्रांसिस्को में, वहां भी हम इनवाइटेड जो है ये इनफर्टाइल है। लेकिन नहीं, अगर मेल का सीमेन जांच कराया जाए, और हमने देखा है, डॉक्टर पूनम रमन ने भी देखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, कि मेल लोग ज्यादा इनफर्टाइल है। और यही कारण है कि 40% परसेंटेज मेल का इनफर्टाइल हो चुका है पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के चलते। जबकि हम लोग सास हुआ, ननद हुआ, औरतों को कोसी जाती हैं कि ये औरत को बेबी नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात हम नहीं मानते हैं। मेल इनफर्टाइल होते जा रहे हैं। और इसका एक पेपर 2019 में हम लोग का पब्लिश हुआ है, जो कि मेल के स्पर्म के टेल का मूवमेंट, उसके लिए नेक्सिन बॉन्ड होता है, वही टूट जाता है। और हम लोग को लाइट माइक्रोस्कोप में लगता है कि अरे ये तो स्पर्म ठीक ही है, ये तो चल रहा है, लेकिन जैसा उसका होना चाहिए पर्सपेक्टिव वैसा नहीं है। सो मदर लोग को इस पर गर्व होना चाहिए कि हम लोगों का इनफर्टाइल होना बहुत कम है। जेंट्स लोग का, मेल लोग ज्यादा इनफर्टाइल है। और अगर परमिशन दें तो हम और आगे बढ़े, और जैसा आपका हुक्म हो, whatever is your choice, your order, whatever is. No, ma'am, So definitely I not just my order, just a request क्योंकि हमारा थोड़ा समय कम है। यस मैम, तो हम yes, चाह रहे थे कि अगर इसको हम अब खत्म कर पाए और हम शॉर्ट कर ले। दिस इज ए पाई चार्ट। ये ऊपर वाला आपको कुछ और दिखा रहा है, तो जो डार्केस्ट कलर है बस उसी को देख लीजिए, वो ब्रेस्ट कैंसर का है। और जो ब्रॉड ब्लू कलर का है वो सर्विक्स कैंसर का है। ऑफ कोर्स कैंसर में लेडीज लोग का, मदर्स लोग का ज्यादा इंसिडेंस आ रहा है। अब रह गया, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि नेहा दिख गई। तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, जो कि आज के एनवायरमेंट टॉपिक से जुटा हुआ है। एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन है उसे बचने का हम लोगों ने कुछ उपाय खोज लिया है, और वो सही तरीके से मिल गया है। वो हमारी जो रिसर्च स्कॉलर है, शी इज ब्रिलियंट, डिवोटेड एंड
वेरी ऑनेस्टली शी डिड वर्क, और माइक्रोब्स का उन्होंने खोज निकाला है, और हम लोग को सीक्वेंसिंग में मिल गया है, और हम लोग जीन बैंक में उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, और तब आपको उसका नाम बताएंगे, क्योंकि आज बताने से नहीं ये आईसीएमआर का प्रॉपर्टी है, इसलिए माफी चाहते हैं, लेकिन नेहा क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं और हम आपके सामने हैं। थैंक यू आज के लिए, इतना टाइम आपने दिया, बहुत बहुत थैंक्स। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। और हम लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे अपना, जिसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो सवाल होंगे वो भी हम बात करेंगे उस पे। और अब मैं सीधे डॉक्टर रमन के पास जाना चाहूंगी और उनसे भी सुनना चाहूंगी कि क्योंकि मैम ने जो बताया वो खतरनाक है कि ये बस हमें नहीं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन तक इम्पैक्ट कर रहा है जीन मैनिपुलेशन के कारण। तो अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रमन से कि वो आए और इफ शी कैन शेड मोर लाइट ऑन दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। पा रहे हैं? हेलो 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 जी मैम, आ रही है। सुन पा रहे हैं? ओके ओके, थैंक यू। सो थैंक यू अंकिता जी, एंड I have just we all listened a very elaborate and very important deliberation by Professor Nath. But first, I will like to thank Mrs. Ankita, who has given me this opportunity to join this webinar on the occasion of this. This is actually 50th anniversary of World Environment Day. It was started way back in 1970. So on this very auspicious day, I will like to congratulate everyone who is present here and who has joined here. Why we all have been assembled here? Just to express our concern about environment. The first, I think, and foremost important thing is that we are the creature by this environment. We are living in this environment, so we cannot avoid it. So once this environment is polluted, we are bound to be affected. So first of all, I will like to discuss 2-3 things in very short. Already a very detailed presentation is being given by Professor Nath. So air pollution, water pollution, and earth pollution. In very short, air pollution has got many harmful gases. We breathe every day, every moment, and we are breathing harmful gases. We are drinking water full of toxic chemicals. And we are eating whatever fruits, vegetables, and cereals. They all come from earth. And in that, house he has told that arsenic is going inside our body, endosulfan is going. So this all has got a very, very drastic effect on the health. Actually, but today the topic is very important, that I will like to come to discuss the health impact on females. That is very important, as our contribution and in the society is 50%, and we are the person, actually female ही जन्म देती है नेक्स्ट जनरेशन को. एंड जैसा प्रोफेसर नाथ ने कहा कि ये पॉल्यूशन जब एक बार हो जाता है तो ये इट कैरीज इन जनरेशन, ये दूसरे जनरेशन में भी पास ऑफ हो जाता है. सो अभी जो मेरा प्रॉब्लम है, मेरी प्रैक्टिस जो है 30 इयर्स की है, लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट थे तब हम लोगों को जो केसेस मिलते थे, आज सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट है. उन दिनों हम लोगों को थायराइड का केसेस इतना नहीं मिलता था, इतनी इनफर्टिलिटी नहीं होती थी. और अभी जैसा कि आप सब लोग भी जानते होंगे नेट के माध्यम से कि पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि इतना कॉमन हो गया है कि आज के सिनेरियो में अगर हम लोग 10 पेशेंट देखते हैं तो 4 से 6 बच्चियां अनमैरिड गर्ल्स एंड मैरिड आती हैं जिनको कि पीसीओडी का प्रॉब्लम है,
किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, और जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उनमें से 50% को थायराइड का प्रॉब्लम निकलता है, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम निकलता है। तो ये सब क्या है? ये हम लोग का बॉडी एक बहुत ही माइन्यूट हार्मोनल बैलेंस के अंडर काम करता है। ये हार्मोनल बैलेंस अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो तो उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ने लगता है। ओवर द इयर्स अगर ये वायोलेट हो तो ये फिर इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। जो महिलाओं में क्या है, हम लोग एक बोलते हैं ऊम टू टूम, महिलाओं की जिंदगी जब महिलाएं माता के गर्भ में होती हैं तो भी उनका जिंदगी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाहर आने पे, क्योंकि जो बच्चियां जन्म लेने के पहले गर्भ में रहती हैं तो बच्चा पैदा होने की जो क्षमता है उसी समय उनमें ओवरी में सारे ओवा बन गए होते हैं, और जन्म लेने के बाद प्यूबर्टी के बाद वो धीरे धीरे उनका क्षय होता है। तो अगर मेरी मदर ही नहीं हेल्दी होगी, अगर मेरी मदर ही बहुत न्यूट्रिशन से अच्छी नहीं होगी तो उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी फिर वैसा ही होगा। तो 2 जनरेशन तो यहीं पे आ गया। अब ये जो बच्चियां जन्म लेती हैं 10-12 साल की अवस्था में, जैसा उन्होंने बताया कि एंडोसल्फान का अटैचमेंट हो जाता है और एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है फॉल्स, उसका भी इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है। तो ये ओवरी में से ओवम निकलता है और हर महीने में हर महिलाओं के तो ये सिस्टम चलता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और तब ये ओवरी के लेवल पे आता है और उसका इम्पैक्ट यूट्रस पे पड़ता है। अगर ये साइकिल कहीं भी गड़बड़ हो गई तो फिर नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होता है और ओवरी ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जिसका कि बहुत ही जरूरत है महिलाओं को स्वस्थ रहने में। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसका की जरूरत टॉप टू बॉटम, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग थायराइड हार्मोन के बारे में बात करते हैं कि अगर उसका लेवल गड़बड़ हो तो सर से लेके पैर तक बाहर और इंटरनल ऑर्गन्स हैं हर पे उनका असर पड़ता है। और इनका अगर बैलेंस गड़बड़ हुआ तो नॉट ओनली रिप्रोडक्शन, उनका हेल्थ पे, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पे, उनके बॉडी के डेवलपमेंट पे, उनके फिजिक पे, उनका कैसा पर्सनालिटी हो, सब पे इसका असर पड़ता है। पर आज क्योंकि यहाँ चर्चा महिलाओं की हो रही है, माताओं की हो रही है, तो उनमें ये थायराइड का लेवल नॉर्मल रहना अति आवश्यक है। अगर ये किसी भी कारणों से गड़बड़ होता है तो उसके लिए दवा भी लेना उतना ही जरूरी है। लेकिन अभी के डिस्कशन में जैसा हम लोग, क्योंकि आज का टॉपिक है कि इन्वायरमेंट को कैसे ठीक रखना है, तो जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा, अब इतना ज्यादा पानी में पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स मिल गए हैं कि वो सब लेवल गड़बड़ हो गया है। तो हम लोग को जो खान पान में जितना आयोडीन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, उसके लिए जो हम लोग सॉल्ट भी खाते हैं वो भी बेकार हो जाता है, क्योंकि एक बार सॉल्ट का पैकेट खुल जाए तो आयोडीन तुरंत लूज हो जाता है। तो वो भी हम लोग खाते हैं लेकिन वो मात्रा में मिलती नहीं है। तो एक तो प्रॉपर चेकअप होना चाहिए बच्चियों का भी। जन्म के समय इट इज मैंडेटरी कि उनका टेस्ट होना ही चाहिए। फिर वो जब बच्चियां स्कूल जाती हैं, जब प्यूबर्टी में एंटर करती हैं, उनका मेंसेज स्टार्ट होता है, तो बहुत जरूरी है कि हार्मोनल लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहे, क्योंकि यही बच्चियां आगे चल के महिलाएं बनने वाली हैं, बच्चों को जन्म देने वाली हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट कहीं उनका अपना स्वास्थ्य है, उनको अपने हेल्दी रहना है, न्यूट्रिशन से फुलफिल रहना है और बीमारियों को काउंटर एक्ट करना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कैंसर से भी किलिंग है, तो सेकेंड मोस्ट किलर हम लोग का सर्वाइकल कैंसर है, जिसमें बिसाइड्स इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अब वायरस का भी रोल आ गया है। और ब्रेस्ट कैंसर का जैसा बताया एंडोसल्फान, वो बहुत ही थायलेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन रही बात की पीसीओडी की, तो आजकल बच्चियां का जो खान पान का लाइफ स्टाइल हो गया है कि एक तो सेडेंट्री वर्कर हो गई हैं सब, और दूसरा फर्स्ट हैंड फूड खाना कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। पैकेट फूड खाएंगे और टिन्ड फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, लेकिन फर्स्ट हैंड फूड का मतलब कि कुछ रॉ फ्रूट्स खाना चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स खानी चाहिए, और ये नहीं कि बाईपास होके खाना आता हो उसी को खाएं। तो उसमें एक तो सारा न्यूट्रिशन गया होता है, और न्यूट्रिशन ही नहीं गया होता है, उसका साइड इफेक्ट बहुत बैड होता है। तो पीसीओडी की जो भी बच्चियां आती हैं उनको पहला हम लोग यही कहते हैं कि जंक फूड तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और फ्रेश इन्वायरमेंट में रहिए। तो कैसे रहें? आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है फ्रेश इन्वायरमेंट में, क्योंकि फ्रेश एयर जब जाएगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी रहेगी, तो वो आपके टिश्यू को वाइटलाइज करता है, और इसी कारण उनका वेट गेन होता है। जो एंडोसल्फान जाता है जो कि फॉल्स एस्ट्रोजन के जैसा काम करता है, वो भी फैट डिपॉजिट कराता है, और ये सब मिलकर उनका इंटरनल हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। और यही महिलाएं अगर इस समय पर ये बच्चियों ने ध्यान नहीं दिया तो आगे तो चल के इनका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगा ही होगा, डिलीवरी में कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा ही होगा, और यही आगे चल के डायबिटिक की पेशेंट बन जाती हैं। तो अब पहले तो अपना ही हेल्थ अच्छा रखना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट कराना बहुत जरूरी है, और अगर इन प्रॉब्लम से है तो एक्टिव लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन फुल डाइट, और उनको कहीं ना कहीं रॉ चीज का यूज भी बहुत करना चाहिए, अच्छे से वॉश करके खाएं। क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंटल से पहले हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का सबसे डायरेक्ट हजार्ड जो होता है हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। पर ऐसा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका फीमेल के हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज हम लोग को मैग्नीशियम पूरे फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है, कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है नॉर्मल डाइट से, जिससे कि 28 साल की, 20 साल की, 25 साल की बच्चियों का विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल बिलो नॉर्मल रह रहा है, जो कि ये अवस्था होती है मिनोपॉज के समय, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट से चीजें मिल नहीं रही हैं। तो हम लोग सही वातावरण में जब रहेंगे नहीं, हमको पानी सबसे पहले तो पानी का, जैसा कि अंकिता जी ने शुरू में बहुत अच्छा कहा कि आजकल एक फैशन चल गया है कि मेरे घर में आरओ है तो हम पानी को ऐसे फिल्टर कर लेते हैं, पर ये सब से क्या आप किसी एक को एग्जाम्पल बना के नहीं रह सकते हैं, आपको टोटल मास को ट्रीट करना है। टोटल मास के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है, फिर भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ही हमको शुद्ध करना होगा। तो ट्री प्लांटेशन जैसे कि एक आया है कि एयर को कैसे प्यूरिफाई किया जाए, तो वाटर को भी प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग को अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, जिसके लिए बता रही थी प्रोफेसर नाथ की नेहा जी लोग का काम हुआ है, तो वो बहुत जरूरी है कि जो हो चुका है उसको प्यूरिफाई किया जाए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। महिलाओं से रिलेटेड यूं तो बहुत प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, देन मिनोपॉज के समय भी हमारी महिलाएं इतनी कमजोर हो जाती हैं, जबकि हम लोग अनदर वर्ड में कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट आफ्टर 60, लेकिन 45 से 50 में ही हमारी महिलाएं इतनी दुर्बल, इतनी कमजोर हो जाती हैं, बहुतों का तो हड्डी बिल्कुल अंदर से झड़ गया होता है, क्योंकि हमको पानी के रिसोर्स से जो मैग्नीशियम मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। और जैसे कहते हैं कि बच्चियां जब जन्म लेती हैं तो उनका बोन कैसा होता है, पेड़े के जैसा, और पेड़ा जो हम लोग मिठाई खाते हैं, और एक दूसरा मिठाई है बतासा, और ये 45 से 55 साल में जाते जाते उनकी हड्डियां बिल्कुल बतासे की जैसी खोखली हो जाती है। तो उनको बतासा को तोड़ना कितना आसान है।
करते रहता है। तो ये हमको लगता है कि क्वारंटीन हैज प्रूव्ड द नेचुरल हीलर फॉर द टोटल इन्वायरमेंट, एंड सो join quarantine for nature flourishment. So let us try to make a shift. हम लोगों ने बहुत उसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसको एक शिफ्ट किया जाए। टाइम स्लॉट क्योंकि पहले ही प्रोफेसर नाथ ने बहुत ले लिया है, तो काफी उनका बड़ा टॉपिक था और बड़ा ही सुंदर था। तो मैं चाहूंगी कि क्वेश्चन आंसर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग अगर क्वेश्चन आंसर राउंड से उनको कुछ फायदा हो जाए तो वो बहुत सारी जानकारियां जान सकते हैं और कुछ हमसे ले सकते हैं। तो मैं अंकिता जी से कहूंगी कि उसको स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और ये जो पूरा लॉकडाउन और जो हेल्थ है, वो कैसे लॉकडाउन और कैसे हमारे पर्यावरण पे इसका असर पड़ा, और अगर, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर पाए, लेकिन हमें जरूरी सोचने की जरूरत है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़े, और कैसे यहाँ पर, मुझे लगता है यहीं पर श्री रानू अगर आए और वो बात कर पाए कि कैसे महिलाएं आए और वो इस शायद इस जो अभी लॉकडाउन हुआ है और उससे जो फायदा हुआ है उसको कंटिन्यू कराने में मदद कर सके और क्या रोल प्ले कर सके। तो मैं अब शीरवानो जी से रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो आए और थोड़ा हमें और मोटिवेट और इंस्पायर करने की कर पाए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? मैं कह रही थी, मेरे 5 साल का बच्चा है, तो मैं कह रही थी कि पटना में प्रोग्राम हो रहा है, तो मम्मी बात कर रही है और वो कहे पटना में तो गैंजीज का डॉल्फिन रहते हैं। ऐसे हाँ वही, तो बच्चों का इतना कनेक्शन होता है ना नेचर के साथ कि वो भी पटना का सोचता है, तो वो कहता है कि डॉल्फिन है वहाँ गंगा में। और ये इतना खराब लगा कि मैंने सुना कि आर्सेनिक लेवल इतने हाई है प्रोफेसर अखिलेश्वरी से और डॉक्टर रमन से। हम सोचे थे कि हम एनसीआर में रहते हैं, हमारा गुड़गांव में रहते हैं, और यहाँ दिल्ली है, गुड़गांव का सबने सुना है कितना प्रदूषण है। पर अभी तो देख रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है। तो मैं जरा बात करने वाली हूँ कि लाइक माँ होकर हम क्या कर सकते हैं और हम क्यों करें। तो पहले चीज है कि हमने ये सब पढ़ा पेपर में कि, और डॉक्टर से और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इतना नुकसान करता है हमारे बच्चे को, दिमाग में नुकसान करता है उसको। हम यहाँ उनको पढ़ाते हैं, एसएससी एग्जाम दिलाते हैं, आईसीएसई एग्जाम, और उनका ये दिमाग में खराबी करता है। फिर प्रेमेच्योर वेट, कैंसर, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, सीओपीडी, स्ट्रोक, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स, लंबाई कम होती है बच्चों की, कमजोर रहते हैं। 50% बच्चे दिल्ली में उनके फेफड़े डैमेज्ड है, कभी अच्छे रनर्स नहीं हो सकते। तो ये सब हो रहा है हमारे बच्चे को। और मैंने तो अपने दोस्तों को बोला तब कि हम साफ कर लेंगे, हवा साफ कर लेंगे। तो हम 3 साल पहले की बात है, तो तब हम सब लोग ने कहा कि कैसे साफ, ये हवा की बात, हाँ हवा साफ नहीं होती है, ऐसे तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे ना 1 दिन चाहिए, मैं 1 दिन में कर लूंगी। तो उसने कहा हाँ 1 दिन में करोगे। तो अब ऑफकोर्स वो 3 साल पहले की बात है, अभी भी थोड़ा सा बेटर हुआ है, पर साफ तो नहीं हुआ है किसी भी एंगल से। पर मैं एंड में कहूंगी कि मेरा वो 1 दिन का सोल्यूशन क्या है। पहले मैं 3 स्टोरी सुनानी चाहती हूँ जो मैंने मैं लिखती हूँ। तो मैंने गुड़गांव में ये स्टोरीज के अनुसार मैंने ये बात फैलाई कि एयर पोल्यूशन के बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए। तो पहली स्टोरी है कि मैंने बोला कि अरे सब लोग सुनो, ये न्यूज आया है कि एक आटा का ब्रांड है, बहुत पॉपुलर आटा का ब्रांड है, और उसमें मिलावट मिला है। और ये मिलावट जो है, जो केमिकल है, वो हमारे बच्चे को दिमाग खराब कर लेता है, उसको हार्ट डिजीज देता है, उसको ये करता है, वो करता है, वो करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें कुछ करना चाहिए। फिर मैंने अंत में कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जोक मारा, लेकिन जो हवा हमारे बच्चे रोज सांस लेते हैं, वही हवा में यही इफेक्ट्स आते हैं। तो अगर कुछ आटा का होता, कुछ मैगी का होता, कुछ प्रॉब्लम होता, तो हम सब पहुंच जाते राइट कॉर्पोरेशन के पास के हम ये क्या कर रहे हो हमारे बच्चे को। पर ये हवा का प्रॉब्लम है, ये हवा हमारे सारे बच्चे ये हवा सांस कर रहे हैं।
आई एम सॉरी, माय हिंदी इज, मैं बॉम्बे से हूँ तो माय हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करूँगी। दूसरी स्टोरी है कि हमारे बच्चे सो रहे हैं, बेबी है, छोटे बच्चे अपने बेडरूम में सो रहे हैं, हमारे पास सो रहे हैं और इतने अच्छे लगते हैं, राइट? बच्चे सो रहे हैं, पीसफुली सो रहे हैं। पर ये इमेजिन करो कि उनके पास एक अंकल जी बैठे और अंकल जी सिगरेट स्मोक कर रहे हैं पूरा दिन, लाइक 10-15 सिगरेट रोज स्मोक कर रहे हैं। तो हम क्या उनको बैठने देंगे? हम कहेंगे कि नहीं प्लीज, आप मेरे बच्चों के सामने मत करो, बाहर जाके स्मोक करो, ये सिगरेट का स्मोक बहुत ही खतरनाक है हमारे बच्चे के लिए। हम बोल के नहीं बैठने देंगे। पर यही छोटे से छोटा बच्चा, एक दिन का भी बच्चा, पेट में भी है जो बच्चा, वो 10 से 15 सिगरेट पीता है, उतना ही हानिकारक हमारी हवा है। तो ये इमेजिन करो कि ये अंकल जी बैठ के सिगरेट स्मोक करे और वो जो धुआं है वो। और तीसरा स्टोरी है कि इमेजिन करो कि कोई फुल पूरे कंट्री में जा रहा है और बच्चे को मार रहा है, बहुत ही तेज से मार रहा है। तो ये सोचो कि स्कूल में न्यूज आया कि किसी ने आपके बच्चे को इतना मारा कि जिंदगी भर बेचारा बच्चा, ये बहुत प्रॉब्लम रहेगी उसको, बीमार रहेगा बच्चा। तो हम क्या करेंगे? माँ होकर हम पहुंच जाएंगे स्कूल कि किसने मारा मेरे बच्चे को, क्या क्यों क्यों कर रहे हो नुकसान मेरे बच्चे को। तो यही हमारी जो स्पेशल बात है, जो माँ की बहुत ही स्पेशल बात है। और ये अमीर माँ हो, गरीब माँ हो, कोई जानवर की माँ हो, जैसे शेरनी की माँ, शेरनी होती है, भालू की माँ, वो सारी माँ की एक ही बात कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं। देखिए कुछ भी होगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम आके लड़ेंगे। लेकिन ये हो रहा है और हमारे बच्चे को नुकसान तो हो रहा है, उनके पूरे शरीर में नुकसान हो रहा है और हमें बाहर निकलना होगा। तो मेरी ये वो जो एक दिन का सोल्यूशन था वो है कि जिस दिन हमारे 1 लाख लोग पहुंच जाए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सामने, माए स्पेशली बच्चों के साथ, उसी दिन अगले दिन हमारी हवा साफ, क्योंकि उनको देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितना गुस्सा है और हम कितना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों को। सेम थिंग पटना में आप सीएम के ऑफिस में पहुंचो, 50 माए भी पहुंच जाए ना, वहां बैठ जाओ, हम नहीं निकलेंगे जब तक आप ये हवा साफ नहीं करो। हमारे बच्चे को नुकसान हो रहा है, आप कुछ भी करो, हम नहीं निकलेंगे। तो उसी दिन हवा हमें साफ मिलेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि माँ का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पुलिस लगा नहीं सकते हैं माँ के पीछे, आर्मी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक जो सेक्रेड बात है कि मदरहुड, कि अगर माँ आए प्रोटेस्ट करने, कुछ डिमांड करने, तो हम आए तो कोई हमें टच नहीं कर सकता है। जैसे इस बार ये हमने देखा है हमारे देश में एंटी सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो चलो दिल्ली पुलिस ने खूब मारा पीटा, सबको मारा, पर शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग में किसी को टच नहीं किया, क्योंकि अमित शाह को भी लगा कि माँ को हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है, हम देखें कि दुनिया में कई शहरों में बहुत एयर पोल्यूशन था और कैसे सुधर गया। लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में देखो, वहाँ स्टोरी आई थी कि लगभग 100-200 माँ वहाँ के सीएम के ऑफिस में जाके बैठ गए और बस हो गया काम। और ये तो अमीर देश है, पर गरीब देश में भी हुआ है कि हवा खराब थी और सबने बोला कि नहीं, हमें चाहिए अच्छा हवा चाहिए, ये हमारा में हानिकारक है। फिर सरकार ने काम किया और ठीक कर लिया। जैसे अभी हम गुड़गांव में थोड़ा सा हमने प्रोटेस्ट किया, बहुत खराब हवा हो रही थी नवंबर में, तो हमने बोला कि सब लोग आओ कुछ करते हैं। तो उस दिन ना 2-3 साल पहले की बात है कि 20 लोग आए, तो हमने नारे लगाए, कुछ थोड़ा सा पेपर में आया। फिर अगले साल हमने किया तो 200 लोग आए, तो 10 गुना बढ़ गया। इस साल हमने किया तो 3000 लोग आए और गुड़गांव के सारे स्कूल भी जुड़ गए, गुड़गांव के सारे एमएनसी भी जुड़ गए। तो ये जो बात है कि ये लोग एमएनसी वाले सीईओस रास्ते पे नहीं आते प्रोटेस्ट करने, गुड़गांव के प्रिंसिपल्स रास्ते पे हमेशा आते नहीं है प्रोटेस्ट करने। पर ये इतनी बड़ी बात है कि हम सबको लगता है कि हमारे बच्चों को
हम सुरक्षित कैसे रखें। तो हमें तो आना ही पड़ेगा, हमें तो करना ही पड़ेगा। और और सबको मालूम है कि जब माँ आती है, किसी ने पैसा नहीं दिया है माँ को, हमारे पास टाइम भी नहीं है कि ये सब करे। हम जब आएंगी तो बहुत सीरियस मामला है और हमें हमारी बात सुननी। श्रीवास्तव, उनके कुछ सवाल हैं, अगर वो क्रिस्प में बहुत छोटे शब्दों में अपने सवाल और किनके लिए उनके सवाल है उसको पूछ पाए तो। जी। आई थिंक पता नहीं, वो शायद उन्होंने लीव कर लिया है। और रेखा जी, उनका एक सवाल आया था, वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, तो अगर रेखा मैम हैं तो अगर वो आए और क्या उनके सवाल हैं या क्या उनकी राय है, वो प्लीज आके बात कर सकती हैं। Thank you so much, Ankita ji. Am I audible? यस मैम। Thanks a lot. It was really a wonderful session to hear about the climate change and how we are experiencing it in different, and especially because I am not from the medical background, so it was quite enriching. And thank you so much for making me part of this platform. And my heartiest congratulations to Seed and the whole team because it's important, and I'm saying this because you have captured the strongest womenhood phase when you have said like you want to bring women forward in terms of in their motherhood form. So it's very strongest form because as a mother we realize like how much endurance, physical and physiological endurance we have, how much physical and physiological resilience we have. So it's very important, and I really wish you all the very best, to you, to the team, to do all the great work in future. अब मैं कुछ पॉइंट रखना चाहती थी और साथ साथ कुछ रिक्वेस्ट भी करना चाहती थी. Like it's been well captured throughout the session, like how mothers have contributed towards combating the climate change and making a sustainable environment. तो चाहे हम चिपको मूवमेंट की बात ले ले या फिर जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है केन्या में उसकी बात ले ले, तो everywhere women have contributed a lot, right? And especially if you look at very closely, so mothers have very important role here. uh, so, while I'm making this point, Ankita ji, I would also like to request to your team, to this platform, which is very important. And as I am aware that Seed already does so much of policy advocacy work. So, the point I want to make it is कि जब हम motherhood की बात कर रहे हैं, तो what we are emphasizing is the very feminine characteristics of women, right?
caring, nurturing, reproductive work. So my submission is, while we are trying to leverage these potentials and nature of women to save the environment, let us make this as well very valuable characteristic which is valued in today's world. Because अगर थोड़ा आप थोड़ा सा इधर जाएं तो देखेंगे कि हम माँ की पूजा करते हैं, हम महिलाओं की पूजा करते हैं, बट जब बात आती है कि इस न्यू लिबरल कैपिटल वर्ल्ड में आप बोले कि आप उनके इस कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा वैल्यू दो, सो दिस इज नॉट हर्ड, right? There are works going on, there are movements going on, there are a lot of people, feminist NGOs who are working towards it. But I think this would be a great platform जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मदर जो हैं उनके इस इनेट नेचर के कारण हाँ वो ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट और वर्ल्ड को सेव कर सकती हैं, बट दिस इज वैल्यूबल, सो लेट अस मेक इट पेड. ओके, सो जो लाइक लेट अस मेक इट पेड, क्योंकि आज ये मूवमेंट चल रहा है जहाँ पे केयर एंड रिप्रोडक्टिव वर्क को अनपेड ही रखा गया है, और शायद ये थोड़ा लंबा टाइम लेगा जब इसको हम उस टर्म में वैल्यू करें जिस टर्म में हर चीज को वैल्यू किया जा रहा है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में. So I would request, it's my submission, if we can also support and strengthen those voices who are working towards it, because I feel that sync somewhere where this works to where your platform is working towards this. And also, as you have already, second point is you already said in the very beginning that you would do policy advocacy and would like to bring the voices forward and make it reach to the government at different level. So that is also my further submission, if we can do it at a bigger level, because आप कहीं भी देखो, चाहे वो एनवायरनमेंट जेंडर इंडेक्स हो जिसमें कि हमारी पॉलिसी जेंडर और एनवायरनमेंट के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडिया का स्थान बहुत अच्छा नहीं है. वी रैंक 46 आउट ऑफ 72 कंट्रीज. So that is like all those things. My request and submission is, let us make it huge. Let us make it so big that the voice is heard, right? And the contribution of women and especially mothers who spend like more than half of their life as in this statehood. So it is heard well and it is reciprocated, not just heard, but reciprocated. So that's my humble request. And again, congratulations. I was so happy to hear about this platform and the whole topic. And I have really high hopes. So my best wishes to you, to Seed, and to the wonderful team. And to Richa, like she was really great in following up. So commendable team. Best wishes. Yeah, that's it. That was my point. Thank you, ma'am. And your point is well taken. And also, we hope कि हम आज से we are starting from today and we'll reach to a height जहाँ पे these mothers can be recognized और लोग बात करें कि these mothers have come up. At least we can start from Bihar कि यहाँ mothers आई हैं and they start talking about air pollution, water pollution, as well as the livelihoods and बाकी जो societal issue है सब पे बात करें. So yes, we hope that. और हम थोड़ा टाइम से एनीवेज एक्सटेंड हो रहे हैं, बट स्टिल आई से कि 10 मिनट अगर हम इसको और कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं. मैं रश्मि जी से कहना उनके एक सवाल है और वो पैनलिस्ट से उनका सवाल है और मैं चाहूंगी कि वही बात करें और पूछ पाए पैनलिस्ट से अपने सवाल. रश्मि जी प्लीज. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. मैं मैम पूछना अपना चाहूंगी वीडियो कि भी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो हम. जी मैं कोशिश कर रही हूँ, बट लगता है तब कोई बात. मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ. तो प्रोफेसर साहिबा, डॉक्टर साहिबा ने जैसा बताया कि तमाम तरह के पॉल्यूशंस हैं, सारा बता दिया, कारण बता दिया पॉल्यूशन, बट उससे बचने का उपाय क्या? एक बेसिक घर में जो माँ है या गांव में जो माँ है, वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेसिक क्या शुरुआत करे, किन चीजों को मतलब सेफ्टी मेजर्स करे कि वो बच्चे वो रूटीन में बना ले कि वो ना हो. क्योंकि गांव की औरतों से अगर पूछे तो उन्हें कुछ नहीं, क्या करूं मैं, क्या सारा तो सरकार को करना, ऐसा कुछ नहीं है. माँ की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें कैसे बताएं क्या होना चाहिए वो सेफ्टी मेजर, बेसिक, सिर्फ बेसिक में पूछ रही.
मैं मतलब अगर मैं सवाल समझ पा रही हूँ तो मैम वो जानना चाह रही हैं कि अगर एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपने बच्चे को कुछ पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं जिससे उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है उससे मैं कैसी छोटी छोटी चीजें कर पाऊँ जो बचा पाऊँ। तो मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका अगर आंसर हम आप तीनों में से कोई दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम सच में ये सुनना चाहते हैं कि एक माँ होने के नाते क्या छोटी छोटे बदलाव या चीजें हम कर सकते हैं। मैं एयर पोल्यूशन के बारे में एक दो चीज कह सकती हूँ जो आई थिंक सारी माँ को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिटी में हो, विलेज में हो, कहीं भी हो, चूल्हा जो हम चूल्हा इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाना, और हम बैठते हैं, हम तवे पे फ्राई करते हैं, उससे बहुत खतरनाक फ्यूम्स आते हैं। तो एयर पोल्यूशन तो है जो पर्यावरण में है वो तो है ही, लेकिन आप अपने किचन में बैठ के भी ना आप वो जो चूल्हा का स्मोक आता है वो भी बहुत ही खतरनाक है। तो आप अगर आप कर सकते हो तो ऐसे ऐसे पकाएं, जैसे कुकर में पकाओ, या तो जैसे कम पकाना पड़े और कम धुआं हो, और फ्राइंग भी बहुत ही पराठा बनाना वो सब बहुत ही खतरनाक आपके लिए भी, क्योंकि आप वहीं हो और पका रहे हो, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो घर में पूरा घर में वास आता है, वो बहुत खतरनाक, वो एक बहुत इजी चीज है। मैं डॉक्टर नाथ से इसी क्वेश्चन को लेके ही आगे पूछना चाहूंगी कि मैम जैसे आपने बताया कि आर्सेनिक कांच और प्लास्टिक से जो प्रॉब्लम्स हो रही वो हर जगह है, तो क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे हम बच्चों का लंच बॉक्स जब लें तो कैसा समझ कर लें, उसमें क्या चीजें देखनी जरूरी है, या बाकी क्या चीजें हम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को बचा पाए या अपने परिवार को उस कंटामिनेशन उस पोल्यूशन से बचा पाए। तो अगर डॉक्टर नाथ अगर आप इस पे 2 मिनट अगर बात कर पाए तो हम सारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजेबल होगा। प्रोफेसर नाथ क्या आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ, सुन रहे हैं। आप लोग सुन पा रही हैं मुझे? सुन पा रही हूँ मैम, सुन पा रही हूँ। हाँ, तो जैसे टिफिन डिब्बा जब खरीदेंगी तो प्लास्टिक का न लें। आजकल तो स्टील बॉक्स मिलने लगा है, स्टील बॉक्स कैसरोल टाइप का भी मिलने लगा है। तो ऐसा लें कि खाना टच ना करे प्लास्टिक में, वो स्टील बॉक्स में ही रहे, जिससे कि थैलेट निकले भी। प्लास्टिक जब 70 डिग्री से ऊपर रहता है तो थैलेट निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, पराठा बनाते हैं, भुजिया बनाए और जल्दी से उसको गर्म टिफिन डिब्बा में रख दिए, तो वो थैलेट का शिकार हो जाता है। तो इससे एक एक मॉलिक्यूल थैलेट का अगर 5 दिन जमा हुआ तो 12 5 10 60 मॉलिक्यूल्स थैलेट का जमा होगा। जब लड़कियां बड़ी होंगी तो समझ जाइए कि वो 12 साल में कितना मॉलिक्यूल्स जमा होगा। तो उसी समय से शक हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। और गांव की महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात है कि आर्सेनिक का रेमेडिएशन के लिए पहले याद है कोई भी घर बनता था तो पहले कुआं कुड़ाता था, कुआं जरूर घर के बाहर होता था, तो उसमें फर्न लग जाता था, फर्न लगता था जिसका कि मेरा भी रिसर्च है, टेरेस बटाटा फर्न का भी एक जाति है जो कि कुआं में या तालाब में वो जो फर्न लंबे लंबे पत्ता वाला लगता है, तो वो आर्सेनिक और ऑर्गेनोक्लोरीन को अपने जड़ में सोख करके और वो बड़ा होता है। और इसी तरह फाइटो रेमेडिएशन के मार्फत, मतलब कि गांव की महिलाएं अपने बच्चों को सिखाएं जलकुंभी जो होता है, टू प्लांट फॉर प्लांटेशन ऑफ जलकुंभी। जलकुंभी जिसका कि पत्ता ऊपर पान के पत्ता जैसा रहता है, मोटा मोटा जड़ रहता है, वो आर्सेनिक को और पेस्टिसाइड को अपने जड़ में सोख लेता है और उससे वो ग्रो करता है। तो पानी में धीरे धीरे पेस्टिसाइड और आर्सेनिक की मात्रा कम हो जाएगा,
जो कि धरती में भी आर्सेनिक कम जाएगा। तो ये दोनों बातें हम लोग बड़े अच्छे से और बड़े आसानी सरलता से कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जरूर खाएं, जैसे कि नींबू, एक नींबू गाड़ के आप पानी में या शहद में, एंटीऑक्सीडेंट खाने के लिए हमने इसलिए कहा कि हमारा जो भी बॉडी से आर्सेनिक या पेस्टिसाइड निकलेगा तो वो कूड़ा कचरा को मेटाबोलाइट से और इस एंटीऑक्सीडेंट से कोई तरह से निकाल करके उसको फीकल मैटर के साथ भी बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू मैम। और मेरे क्योंकि मेरा अपनी बच्चियों के लिए बनाए कि जब भी उनका जो खाने का टाइम हो तो उनके जो डिश में हाफ पोर्शन सीरियल रहे और आधा पोर्शन सैलड का रहे। तो ये बहुत जरूरी है उनके फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। एक नट शेल में अब आप आगे कंक्लूड करिए। मैम तो ये शायद बहुत इम्पोर्टेंट था। और हमारे साथ मिनती मैम भी जुड़ी थी, जो वर्धा वुमेन्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं और बिहार दूरदर्शन चैनल में एज अ जर्नलिस्ट भी हैं, बट किसी कारण से शायद उन्हें बीच मीटिंग से जाना पड़ा। तो एनीवेज, तो थैंक यू आप सब मदर्स और आप सब महिलाएं और खासकर हमारे स्पीकर्स हमारे प्रोग्राम में आए और पार्टिसिपेट किया आपने। और मुझे लगता है कि बहुत डिस्कशन किया और हम आगे करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अभी इस वेबिनार को आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वेबिनार and thank you everyone for joining, and we'll continue this mother network with more innovative events, ideas, strategies and so many programs. Thank you everyone. Thank you. Thanks a lot, Ankita ji. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Happy World Environment Day. Happy World Environment Day again to everyone. Happy. Mia did ask any question. Mia, तुमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। Thank you, Ankita ji. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was really heartening to listen to you. It was so good. So happy Environment Day. Once again, thank you. Thank you, Amin. Thank you so much. Thank you. We will meet again. Sure, ma'am. In fact, we are making a report of this whole webinar and we'll share that report with everyone too. Yes. So kind of you.